सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 2 कक्षा 6 का पाठ 6 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण को पढ़ने से पहले हमें उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे ऊपर परिभाषा दी हुई है। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके बाद जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसमें दो बातें होती है, एक तो विशेषण और एक विशेष्य। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है श्वेत कपोत। श्वेत और कपोत, तो श्वेत क्या है यानी सफ़ेद, कपोत यानी कबूतर। तो सफ़ेद किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ? कबूतर की। इसलिए कबूतर तो क्या हो गया? विशेष्य, और कबूतर की विशेषता बताई जा रही है कि वो सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण। जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। इस तरह से पूरे पाठ में हम विशेषण विशेष्य के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये आपको पिक्चर दी हुई है, चित्र दिए हुए हैं। इसके नीचे एक एक पंक्तियाँ दी गई है। पहला है एष कपोत श्वेत अस्ति। अभी मैंने समझाया था आपको, एष का मतलब यह, कपोत का मतलब कबूतर, श्वेत का मतलब सफ़ेद, और अस्ति का मतलब है। यह कबूतर सफ़ेद है। तो इसमें मैंने आपको बताया था श्वेत क्या है यहाँ? विशेषण है, और कपोत क्या है? विशेष्य है। अगला है एतत् जलम उष्णम अस्ति। एतत् का मतलब यह, जलम यानी जल, उष्णम का अर्थ है गर्म, और अस्ति का मतलब है। यह जल गर्म है। इसमें भी सेम, उष्णम जो है वो विशेषण है, और जलम जो है वो विशेष्य है। उष्णम क्या है यहाँ? विशेषण, और जलम विशेष्य। थर्ड है सा कलिका कोमला अस्ति। सा का मतलब वह, कलिका यानी कली, और कोमला यानी कोमल, अस्ति का मतलब है वह कली कोमल है। इसमें भी सेम, जो रेड वाले जो भी शब्द हैं वो सब विशेषण है। कोमल विशेषण है, और कलिका विशेष्य है। इसका मैंने आपको बताया कि क्यों है विशेषण, क्योंकि ये सब विशेषता बता रहे हैं। विशेषता कुछ विशेष बात को बता रहे हैं, इसलिए विशेषण है। और ये जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो शब्द विशेष्य हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द हो गए श्वेत, उष्णम और कोमला, और विशेष्य हो गए जिनकी विशेषता बता रहे हैं जैसे कपोत, जलम और कलिका। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। अब एक इसमें सबसे विशेष बात जो संस्कृत में विशेषण विशेष्य पढ़ने पे हमें ध्यान रखनी है, वो सबसे ज़रूरी बात है कि विशेषण और विशेष्य में एक विशेषता होती है कि विशेषण विशेष्य की विभक्ति और वचन सेम होता है, एक जैसा होता है, एक जैसी विभक्ति और वचन आएगी दोनों में सेम। जैसे कपोत, इसमें क्या लगा हुआ है? पुल्लिंग एक वचन, प्रथमा एक वचन। तो श्वेत में भी प्रथमा एक वचन लगेगा, पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन, यानी विसर्ग, इसमें विसर्ग आएगा। अगला है जलम और उष्णम, तो इसमें नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। तो प्रथमा एक वचन है तो उष्णम में भी वही प्रथमा एक वचन आएगा। अगला है कलिका कोमला। कलिका कोमला में स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, तो कलिका में भी यही है और कोमला में भी यही है, सेम। अब इसका चैप्टर पढ़ेंगे हम। चैप्टर है अरण्यम। अरण्यम का अर्थ होता है जंगल या वन। इसका ये जो चैप्टर है, या आप एक बार इसको देख लीजिए। इस चैप्टर को मैंने अपने हिसाब से नीचे लिखा है, रजिस्टर में नोट किया है। आपको भी इसी तरह से करना है। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, अनुवाद करने का तरीका है
कि सबसे पहले जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर को आपको क्या करना है, एक रजिस्टर में पेज पर उतारना है। उतारने के बाद उसमें जो सीधे वर्ड मीनिंग है उनको कुछ नहीं करना है, और जो टफ वर्ड मीनिंग है उसके अर्थ आपको नीचे लिख लेना है। तो ये मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे किया। ये वर्ड मीनिंग है आपके, जो भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है इसमें से देखकर आप उसमें उतार सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। ये देखो आपको ये सामने विशेषण है अरण्यम यानी जंगल, ये मैंने पूरा यहाँ उतारा हुआ है। आपको पूरी ये लाइनें उतारने के बाद जो टफ वर्ड मीनिंग था उसका मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है अंडरलाइन करके, और जो सीधे थे वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें कुछ कारक चिन्ह जो हैं विभक्तियों के नीचे वो कारक चिन्ह लिखा हुआ है, जैसे भारत के नीचे मैंने केवल भारत तो सीधा है, इसमें कोई हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत एक ही मात्रा लगने के कारण इसमें नीचे मैं लगेगा, तो वो केवल मैं लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं। भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि संति। भारते का अर्थ मैंने बताया, भारत तो शब्द सही सीधा शब्द है, इसमें एक ही वजह से मैं लगा, तो भारत में ये एक सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और इसमें संबंध कारक होता है और अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक में मैं विभक्ति लगती है, इसलिए भारते में क्या लगा, मैं कारक चिन्ह। अनेकानि विशालानि ये प्रथमा एक वचन है नपुंसकलिंग। अरण्यानि ये अब देखो यहाँ अनेकानि विशालानि अरण्यानि ये विशेषण विशेष्य है। अनेकानि विशालानि ये विशेषण है और अरण्यानि ये विशेष्य है। दोनों में सेम प्रथमा एक वचन का प्रयोग हुआ है नपुंसकलिंग। ठीक है, अरण्यानि यानी जंगल, और संति का अर्थ है प्लूरल बहुवचन। तो अब इसका अर्थ क्या हो गया, मैंने अर्थ करने का एक तरीका बताया था, जो सीधा है जो जिसमें वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है उसको एज इट इज़ बोलना है, जैसे कि जैसे मूल में, और जो जिसके नीचे अर्थ लिखा हुआ है उसका अर्थ बोलना है। तो भारत में अनेक विशाल जंगल हैं, क्या अर्थ हो गया इसका, भारत में अनेक विशाल जंगल हैं। तत्र स्थूलः कृशः च वृक्षः तिष्ठन्ति। तत्र यानी वहाँ, स्थूला यानी मोटे, कृशा यानी पतले, च का अर्थ और, वृक्षा यानी पेड़, तिष्ठन्ति का मतलब रहते हैं बोल सकते हो, रहते हैं, खड़े हैं, है ना। तो वहाँ मोटे और पतले वृक्ष खड़े हैं। तिक्तानि मधुराणि च फलानि फलन्ति। तिक्तानि का अर्थ है कड़वे, मधुराणी यानी मीठे। इसमें इस तरह के वर्ड साथ में आ रहे हैं, अपोजिट वर्ड जो है, जैसे तिक्तानी और मधुराणी, स्थूला और कृशा, ये अपोजिट वर्ड है। तो कड़वे और मीठे, फल फलित, फलंती यानी फलित होते हैं, फलते हैं। ठीक है, सुरभितानि पुष्पाणि च विकसंती। सुरभितानि यानी सुगंधित, च का अर्थ और, पुष्पाणि यानी फूल, विकसंती का अर्थ है खिलते हैं। सुगंधित फूल खिलते हैं, और सुगंधित फूल खिलते हैं। विविधा अरण्या जीवा अरण्ये वसंती। विविधा यानी अनेक, अरण्य जीवा यानी वन्य जीव, अरण्य यानी वन में, वसंती का अर्थ रहते हैं, यानी अनेक वन्य जीव वन में रहते हैं। सबला जीवा दुर्बलान जीवान खादंती। सबला, स उपसर्ग जिसके साथ लगता है उसका अर्थ होता है युक्त, यानी बल से युक्त, बलवान। जीवा, अब यहाँ भी अपोजिट है, सबला और दुर्बलान। तो जीवा यानी जीव, दुर्बलान यानी कमज़ोर को, जीवान यानी जीवों को, कमज़ोर जीवों को, खादंती यानी खाते हैं, अर्थात बलवान जीव कमज़ोर जीवों को खाते हैं।
किंतु विशालः गज कमपि जीवम न खादति। किंतु विशाल गज, गज यानी हाथी, कमपि यानी किसी भी, जीवम यानी जीव को, न खादति यानी नहीं खाता है। स तृणम फलम च खादति, वह, तृणम का मतलब घास या घास का तिनके, और फल खाता है। वानरः अपि पक्वानि फलानि खादन्ति। इसमें अपि जो शब्द है ये अव्यय शब्द है और इसका अर्थ होता है भी। वानरा यानी बंदर, बहुवचन, बंदर भी पके हुए फल खाते हैं। अरण्यात मनुष्यः उत्तमं काष्ठं विविधानि औषधानि च प्राप्नोति। अरण्यात ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, यानी जंगल से, ठीक है, जंगल से मनुष्य, उत्तमम काष्ठम ये विशेषण विशेष्य है, उत्तमम विशेषण, काष्ठम विशेष्य, और विविधानि औषधानि ये भी विशेषण विशेष है। तो उत्तम काष्ठम यानी लकड़ी, विविधानि यानी अनेक, औषधानि यानी औषधियाँ, च का अर्थ और, प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। यानी जंगल से मनुष्य उत्तम लकड़ियाँ और अनेक औषधियाँ प्राप्त करते हैं। अतः अरण्यम अतीव उपकारकम अस्ति। अतः का अर्थ इसलिए, अरण्यम का अर्थ है जंगल, अतीव यानी बहुत, ये अव्यय शब्द है, उपकारकम यानी उपकारी, अस्ति का मतलब होते हैं या हैं, ये सिंगुलर शब्द है, एक वचन, इसलिए जंगल बहुत उपकारी होते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आपको अनुवाद करना है, खुद आपको संस्कृत लिख के उसके वर्ड मीनिंग लिख के ऐसे हिंदी अर्थ करने की कोशिश करना है। आपको इस तरह से बहुत सीधा लगेगा और आराम से आप हर एक चैप्टर का अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में मैं केवल आपको प्रश्नों को समझा देता हूँ। जैसे पहला है संज्ञा और विशेषण को पहचाने। अभी आपको मैंने सारा समझाया है कि संज्ञा क्या क्या होती है और विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द विशेषता बता रहे हैं इसमें से ढूंढना है हर एक सेंटेंस में से कि कौन सा, हर एक वाक्य में कि कौन सा विशेषता बता रहा है, वो तो हो गया विशेषण। और जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन हो गया, संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल इसमें एक दिया हुआ है, पंच पांडवा, पंच पांडवः, पंच यहाँ विशेषता बता रहा है पांच, पांडव कितने थे, पांच, तो उनकी पांडवों की विशेषता बताई गई कि वो पांच है। तो विशेषता बताने के कारण ये क्या हो गया, पंच विशेषण हो गया। और विशेषता किसकी बताई गई, पांडवों की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है या संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो पांडवा यहाँ क्या हो गया, संज्ञा शब्द। इस तरह से आपको सबका विशेषण और संज्ञा लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तम शब्द के उचित रूपों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें आपको केवल उत्तम शब्द लगाना है। अब उसकी उसका कौन सा रूप है, प्रथमा का एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीया का एक वचन, वो आपको इसमें प्रयोग करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सह फिल इन द ब्लैंक्स बालकम पश्यति। तो सह, अब यहाँ आया उत्तमम, आंसर दिया हुआ है। अब ये उत्तमम क्यों आया, ये भी विशेषण विशेष्य के कारण। देखो इसमें बाल, इसका अगला वाला देखो बालकम, ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब हलंत वाला म, तो बालकम। तो फिर हमें उत्तम में भी वही लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था कि विशेषण विशेष्य में विभक्तियाँ एक जैसी होती है, एक समान विभक्तियाँ लगती है। तो इसमें ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसके सेकंड के, इन सब में हमें उसके बाद वाला अक्षर देखना है और उसमें जो विभक्ति लगी हुई है वही हमें उत्तम में लगानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसे लेकिन कॉपी में नहीं करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 को आप कॉपी में नहीं करें, केवल रफ कॉपी में करें। पहले आपको क्वेश्चन आंसर करने का भी एक तरीका है, पहले आप इसे रफ कॉपी में करें या अपनी बुक में भर लें, ठीक है। बुक में भर के इसके नीचे मैंने आंसर की भी दी हुई है, इसकी उत्तरमाला। फिर आप उत्तरमाला से उसको चेक करें, जब उसको कंफर्म आप पूरा सही चेक कर लें
फिर उसको आप फेयर कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में करना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पीछे उचित रूप दिए, पीछे शब्द दिए हुए हैं कि जिनके आधार पर आप उनके उचित रूप भरने हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करना है, बस यहाँ पे शब्द अलग अलग है। वहाँ केवल उत्तम था, यहाँ पीछे अलग अलग शब्द है, उसके आधार पे उसका सही रूप भरना है। मैंने बताया था आपको उसके लिए क्या देखना है, या तो जस्ट पीछे वाला शब्द या कहीं पे आगे वाला शब्द। जैसे पहले वाले में चतवार के पीछे तो संति है, क्रिया है, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं। इसके आगे क्या है, दिया हुआ है वेदा। जहाँ पीछे नहीं हो तो आगे देखना है, तो वेदा के अनुसार यहाँ चतवारा आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें 5 शब्द दिए हुए हैं, हर एक शब्द का इससे एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वो शब्द का प्रयोग हुआ हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का कॉपी में नहीं करना है, ये केवल बुक में भर लेना है आप। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण को शुद्ध कीजिए, 5th नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को शुद्ध करना है। अब इसमें पहले हमें ये ढूंढना है कि विशेषण कौन सा है, तो उसके पहले अंडरलाइन कर लेना है, उसको रेखांकित कर लेना है। तो जैसे फर्स्ट वाला है, उसमें विशेषण कौन सा है, एतत् आम्रम मधुरः अस्ति। इसमें मधुर शब्द विशेषण है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको वो परिभाषा ध्यान कर लेना है, विशेषता बताने वाला शब्द। तो दिस पूरी लाइन में विशेषता कौन बता रहा है, मधुर यानी मीठा, तो इसलिए मधुर हो गया। ठीक है। दूसरे में है उत्तमा, उत्तम विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये विशेषण हो गया। ये गलत दिए हुए हैं, इसको सही करना है। अब सही कैसे करना है, देखो मधुर, इसके पास वाला आगे वाला शब्द देखो आम्रम, इसमें म लगा हुआ है जबकि इसमें विसर्ग, तो मधुर में भी हमें म लगाना पड़ेगा, ऊपर अनुस्वार लगाना पड़ेगा, तो मधुरम। इस तरह से इसको सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन है विपरीत अर्थ वाले विशेषण लिखो। ये भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त समझा दिया था कि इसमें अपोजिट वर्ड ज़्यादा हैं, वो मैंने आपको बीच बीच में बताए थे। जैसे मधुरव यानी मीठे, तो तिक्तव यानी कड़वे। ठीक है। श्याम यानी काला, तो श्वेत। इस तरह से इसमें से ढूंढना है, बुक में ही मिल जाएगा आपको ये सब। ठीक है। अगला 7th, संस्कृत में अनुवाद करो। इन सेंटेंस का संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। जैसे पहला, कोआ काला है। अब कोआ को बोलते हैं हम काकह, और काले को बोलते हैं कृष्णः, और है को एक वचन है इसलिए अस्ति, तो काकह कृष्णः अस्ति। ठीक है। इस तरह से आपको इसका अनुवाद कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया। इसके नीचे देखो आपकी आंसर की, इसमें पूरे आंसर मिल जाएंगे, लेकिन ये हमें बाद में देखने हैं, पहले खुद कोशिश करना है, उसके बाद हमें ये आंसर की से आंसर मिलाने हैं। और आंसर मिलाकर पहले बुक में भरना है आपको, बिना देखे कोशिश करना है आपको समझ के, फिर जो गलती हुई उसको इससे सही करना है, फिर फेयर कॉपी में करना है। ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसको हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें वो चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एक बार ध्यान से संस्कृत बोलने की कोशिश करना है ताकि आपको वाचन आ सके, शुद्ध वाचन आ सके, है ना, उच्चारण सही हो सके। उसके बाद आपको उसका अनुवाद करना है, जो मैंने आपको बताया था, रफ कॉपी में लिखकर उसका वर्ड मीनिंग जो नहीं आता है वो लिखकर। फिर 3rd बार आपको जब पूरा ध्यान से अनुवाद भी कर लिया आपने, तो बुक को भरना है आपको। फिर बुक को भर के आंसर की से, उत्तरमाला से आपको उसको चेक करना है, जो गलती हो उसको सही करना है, और लास्ट में फिर आपको कॉपी में, अपनी संस्कृत कॉपी में इसका वर्क करना है। यह आपको पढ़ने का सही तरीका है। आपको इस तरह से ही संस्कृत पढ़नी है, तभी आपको संस्कृत अच्छी तरह से आ सकेगी। धन्यवाद।